नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र ज्ञान सेतु में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मानवाधिकार से जुड़े ऐसे पॉइंट्स, ऐसे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं या बार बार आते हैं। वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपकी परीक्षा में यदि मानवाधिकार टॉपिक से कोई भी प्रश्न आता है तो आप वह जरूर करके आने वाले हो। आप यह मान करके चलो कि आपकी परीक्षा में मानवाधिकार टॉपिक से कहीं ना कहीं एक प्रश्न जरूर आने वाला है, और अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो वह प्रश्न आप गारंटी से करके आने वाले हो। चलिए बिना देर किए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। सबसे पहला सवाल हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर को। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यह तारीख 10 दिसंबर इसलिए चुनी गई है क्योंकि इसी दिन कब 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा अन जनरल असेंबली ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR को कब अपनाया गया था? बताइए। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया था बताना है आपको। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1948। दोस्तों, इस घोषणा में 30 अधिकार शामिल हैं जिनमें नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, UDHR में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद, अधिकार, वही मैंने अभी आपको बताया है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 30। दोस्तों, UDHR में कुल कितने अनुच्छेद हैं अगर पूछे, या कुल कितने अधिकारों का वर्णन है अगर पूछे तो कितने हैं? वह 30 हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताना है आपको। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1993। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना हुई थी भारत में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, NHRC का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए। NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। दोस्तों, NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और 6 सदस्यीय समिति जो होती है उसकी सिफारिश के आधार पर नियुक्ति होती है। समिति के सदस्य होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री, जो कि हमारे अध्यक्ष होते हैं, जो कि कौन होते हैं? उस समिति के अध्यक्ष होते हैं। बाकी लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, ये हमारे क्या होते हैं? जो समिति बनाई जाती है 6 सदस्यीय समिति, उसके मेंबर होते हैं, और उनका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? बताइए। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 3 वर्ष या 70 वर्ष। दोस्तों,
पहले मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 है उसमें अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष, कितना 5 वर्ष, अधिकतम 70 वर्ष रखा गया था। लेकिन बाद में जो 2019 में संशोधन हुआ, कब हुआ? 2019 के संशोधन में इसको 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया, जबकि अधिकतम आयु 70 वर्ष ही रखी गई है। तो इस समय कितना है? 3 वर्ष और 70 वर्ष, न्यूनतम वर्ष 3 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हमारा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है उसका मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जिनेवा। दोस्तों मैंने उस पहले वाले वीडियो में बताया था कि जिनेवा हमारा कहां पर है, वो कहां पर है, किस देश का शहर है, तो वह है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का है। कहां का है? तो स्विट्जरलैंड का शहर है। चलिए हमारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहां है? तो जिनेवा में है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। विश्व में मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बताइए। विश्व में मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बिल ऑफ राइट्स, यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को विश्व में मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स या मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है आपसे, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्र या हमारे 21वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्य कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। राज्य मानवाधिकार आयोग, इससे पहले हम केंद्रीय मानवाधिकार पढ़ रहे थे, अब हम राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताना। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, राज्यपाल। दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राज्यपाल करता है। चलिए प्रश्न नंबर 12 है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? बताइए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राज्यपाल करता है, लेकिन पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है ये बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ना कि राज्यपाल के पास। राज्यपाल नियुक्ति करता है लेकिन वह हटा नहीं सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। NHRC अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करता है? बताइए। NHRC जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करता है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार को। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वह अपनी रिपोर्ट सीधे केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो जीवन के अधिकार से संबंधित है? बताइए। जीवन के अधिकार से संबंधित है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वह जीवन के अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ, क्या? राइट टू लाइफ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15।
अप्रश्यता यानी कि छुआछूत, अनटचबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है बताइए। अप्रश्यता जो छुआछूत है उसका अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है बताइए। अनुच्छेद आपको बताना है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। दोस्तों जो अनटचबिलिटी का अंत है वह किस अनुच्छेद में है, वह अनुच्छेद 17 में है। चलिए प्रश्न नंबर 16 है हमारा, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है बताइए। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A जो है वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एवं मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करता है। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में डाला गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, कारखानों में बाल श्रम 14 वर्ष से कम पर रोक किस अनुच्छेद के तहत है। बाल श्रम मतलब बाल मतलब 14 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए किस अनुच्छेद के तहत इस पर रोक है बताना है आपको। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। दोस्तों यह अधिकार शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का हिस्सा है जिसका उद्देश्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को सुनिश्चित करता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 18, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। चलिए बताइए। गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 24 घंटे। 24 घंटे। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 का भाग 2 है जो वह और सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अपने यहां के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, क्या पुलिस किसी महिला को रात में सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार कर सकता है, यानी कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार कर सकता है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं, सामान्य परिस्थितियों में नहीं। दोस्तों सामान्य परिस्थितियों में पुलिस किसी महिला को सूर्योदय के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती। कानूनी प्रावधान है जो दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 45 भाग 5 के अनुसार रात में महिला की गिरफ्तारी निश्चित है, लेकिन किसी एक महिला पुलिस अधिकारी के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद ही रात में गिरफ्तारी कर सकती है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य महिला की गरिमा, सुरक्षा और उत्पीड़न से बचाव सुनिश्चित करना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 20, डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल केस संबंध किससे है बताइए। डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल जो केस है वह किससे संबंधित है बताइए। 4 ऑप्शन है, किससे संबंधित है बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गिरफ्तारी के दौरान अधिकारों का पालन। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने सुनिश्चित किया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनिश्चित किया था कि किसी भी गिरफ्तार हुए व्यक्ति के अधिकार जो हैं, जो उनको अधिकार मिले हैं, उनका हनन न किया जाए किसी पुलिस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, मानवाधिकारों की प्रथम पीढ़ी के अधिकार कौन से हैं बताइए। प्रथम पीढ़ी के अधिकार कौन से हैं आपको बताना है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नागरिक और राजनीतिक अधिकार। दोस्तों मानवाधिकारों की प्रथम पीढ़ी के अधिकार जो हैं वह मुख्य रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित हैं। इन अधिकारों को अक्सर ब्लूप्रिंट
राइट, सॉरी, ब्लू राइट्स भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22। दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों में क्या शामिल है बताइए। दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों में क्या शामिल है आपको बताना है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23। मानवाधिकारों की तीसरी पीढ़ी के अधिकारों को क्या कहते हैं बताइए। जो तीसरी पीढ़ी है मानवाधिकारों की उसे क्या कहते हैं आपको बताना है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एकजुटता या सामूहिक अधिकार। दोस्तों क्या है तीसरी पीढ़ी के अधिकार, एकजुटता या सामूहिक अधिकार। चलिए प्रश्न नंबर 24 है हमारा, एमनेस्टी, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है आपको बताना है, चलिए बताइए। दोस्तों यह एक तरीके का एनजीओ है, ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन या एनजीओ है। चलिए प्रश्न नंबर 25 है हमारा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था बताइए। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था आपको बताना है, चलिए बताइए। दोस्तों उत्तर प्रदेश मानवाधिकार को UPHRC भी कहा जाता है शॉर्ट में, चलिए बताइए कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 2002 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26। मानवाधिकार आयोग किसी मामले की जांच कब तक कर सकता है बताइए। मानवाधिकार आयोग है वह किसी मामले की जांच कब तक कर सकता है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, घटना के 1 वर्ष के भीतर। दोस्तों जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वह किसी भी ऐसे मामले की जांच नहीं करता है जो घटना 1 वर्ष से पुरानी हो चुकी हो। कितनी? 1 वर्ष से पुरानी हो चुकी हो, उसकी जो जांच है वो राज्य मानवाधिकार आयोग है वह नहीं कर सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 27 है हमारा, आयोग के पास जांच के दौरान किस कोर्ट की शक्तियां हैं बताइए। किस कोर्ट की शक्तियां हैं आयोग के पास जांच के दौरान। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट के पास हैं। आयोग के पास जांच करने के दौरान किस कोर्ट की शक्तियां हैं, तो वह सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। चलिए प्रश्न नंबर 28 है हमारा, सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन पर आयोग की शक्तियां कैसी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सीमित, केवल केंद्र से रिपोर्ट मांग सकता है। मतलब अगर सैनिक, अर्धसैनिक बल या अन्य सशस्त्र बलों पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगे तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है खुद जांच नहीं कर सकता है, वह केंद्र सरकार से सिर्फ रिपोर्ट मांग सकता है और अपनी राय दे सकता है। मतलब अगर सैनिक, अर्धसैनिक बल या अन्य सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो इनमें आयोग कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ रिपोर्ट मांग सकता है केंद्र सरकार से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29। NHRC का आदर्श वाक्य क्या है बताइए। जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका आदर्श वाक्य आपको बताना है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। दोस्तों जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आदर्श वाक्य है, मोटो है, वह क्या है, संस्कृत का एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसका अर्थ है सभी सुखी हों। क्या है? सभी सुखी हों। चलिए प्रश्न नंबर 30 है हमारा, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2024-25 की मुख्य थीम क्या थी। थीम बताना है 2024-25 की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, चलिए बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की, सॉरी, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस जो 2024-25 में मनाया गया उसकी मुख्य थीम थी सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। दोस्तों इसी से आप बताइए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। चलिए कमेंट करके बताइए कब मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 31 है हमारा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं बताइए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 43। कितनी है? 43 धाराएं हैं। चलिए प्रश्न नंबर 32 है हमारा, हिरासत में मौत कस्टडियल डेथ होने पर पुलिस को किसे सूचना देनी होती है? बताइए, किसे सूचना देनी होती है पुलिस को अगर कोई हिरासत में किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, किसी कैदी की मृत्यु हो जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 24 घंटे के भीतर मानवाधिकार आयोग को। किसे? मानवाधिकार आयोग को। जब भी पुलिस हिरासत में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो संबंधित पुलिस अधिकारी को घटना के 24 घंटे के भीतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित या राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित सूचना देना अनिवार्य होता है। चलिए प्रश्न नंबर 33 है हमारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, क्या हैबियस कॉर्पस रिट का उद्देश्य क्या है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अवैध हिरासत से मुक्ति। चलिए प्रश्न नंबर 34 है हमारा, मानवाधिकार न्यायालय ह्यूमन राइट्स कोर्ट की स्थापना जिला स्तर पर कौन करता है? बताइए, जिला स्तर पर कौन करता है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी राज्य सरकार, माननीय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 35, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 23। दोस्तों बंधुआ मजदूरी पर अनुच्छेद 23 रोक लगाता है। चलिए प्रश्न नंबर 36 है हमारा, क्या मानवाधिकार आयोग पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकता है? बताइए, मानवाधिकार आयोग पीड़ित को मुआवजा दे सकता है क्या? आर्थिक मुआवजा यानी कि पैसे। चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, वह केवल सरकार को मुआवजे की सिफारिश कर सकता है, मुआवजा दे नहीं सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 37 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी का मुख्यालय कहां है? बताइए। चलिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी द हेग, नीदरलैंड में। दोस्तों यह वह आईसीसी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यह है आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 38, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को किसने प्रारूपित किया था या ड्राफ्ट किया था? चलिए बताइए, किसने ड्राफ्ट किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एलेनोर रूजवेल्ट ने। किसने? एलेनोर रूजवेल्ट ने ड्राफ्ट किया था सार्वभौमिक घोषणा को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 39, एनएचआरसी के अध्यक्ष को सदस्यों को चुनने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है? जो एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है आपको बताना है। बताइए। ये 4 ऑप्शन है, इसमें कौन नहीं होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कौन कौन शामिल होता है उस समिति में, इसमें बताइए कौन शामिल नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। दोस्तों इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसकी नियुक्ति करता है। उसमें 6 सदस्य होते हैं समिति में, और उस समिति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए प्रश्न नंबर 40 है हमारा, मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना किस अनुच्छेद का हिस्सा है? बताइए, किस अनुच्छेद का हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 23। दोस्तों सभी प्रकार के जबरन श्रम पर रोक लगाता है कौन? अनुच्छेद 23। इसका उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। चलिए प्रश्न नंबर 41 है हमारा, पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए। पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 22। दोस्तों अनुच्छेद 22 के भाग 1 में जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति होता है उसे 2 अधिकार मिले हैं। एक, वह किस कारण से गिरफ्तार किया गया है, किस कारण से गिरफ्तार किया गया है उसका अधिकार। दूसरा, वह अपने पसंद का जो वकील होता है उसे नियुक्त करने या उससे परामर्श लेने का अधिकार।
चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 42। राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है बताइए। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, राज्य सरकार को। किसे? तो वह राज्य सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। चलिए प्रश्न नंबर 43 है हमारा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में बड़ा संशोधन किस वर्ष किया गया। अभी मैंने इससे पहले बताया था जो 1993 का संरक्षण अधिनियम था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, उसमें दोबारा संशोधन कब किया गया था वो मैंने आपको बताया था। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हमारा है 2019। दोस्तों यह संशोधन एचआरसी के अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया था, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44। जनहित याचिका पीआईएल का मानवाधिकारों में क्या महत्व है बताइए। पीआईएल का मानवाधिकारों में क्या महत्व है आपको बताना है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, इसमें कोई भी व्यक्ति पीड़ितों की ओर से कोर्ट जा सकता है। दोस्तों जनहित याचिका जिसे हम पीआईएल भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है हमारा, क्या मानवाधिकार आयोग खुद किसी मामले का संज्ञान ले सकता है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हां। अखबार की खबर या टीवी रिपोर्ट के आधार पर राज्य मानवाधिकार आयोग या केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के पास स्वतंत्र संज्ञान लेने की शक्ति होती है। वह बिना किसी औपचारिक शिकायत के स्वयं कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 46। मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर शिकायत दर्ज करने की फीस कितनी लगती है। अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, अगर उसकी आपको शिकायत करनी है तो उसकी फीस कितनी लगती है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, निःशुल्क, फ्री होता है। दोस्तों शिकायत करना, शिकायत दर्ज कराना फ्री होता है, कोई भी रुपया नहीं लगता है। चलिए प्रश्न नंबर 48 है हमारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला था बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला था बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1977 में। कब? 1977 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार मिला था। चलिए प्रश्न नंबर 48 है हमारा, पुलिस कस्टडी में टॉर्चर, यातना देना किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के खिलाफ है बताइए। पुलिस कस्टडी में टॉर्चर करना, यातना देना किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के खिलाफ है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर समझौता जो हुआ था उसके खिलाफ है पुलिस कस्टडी में टॉर्चर करना, यातना देना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 49। एनएचआरसी का अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता अनिवार्य है बताइए। क्या योग्यता अनिवार्य है बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वह सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो। चलिए प्रश्न नंबर 50 है हमारा, यह हमारा अंतिम प्रश्न है। चलिए बताइए, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का मुख्य माध्यम क्या है बताइए। मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का मुख्य माध्यम क्या है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, शिक्षा और मीडिया। शिक्षा जागरूकता और जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करती है। दोस्तों मानवाधिकार केवल कानून नहीं है बल्कि हर इंसान की गरिमा और सम्मान की पहचान है। ऐसे ही और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।